हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने सिंधु तंत्र देखा था, जिसके अंतर्गत हमारा सिंधु नदी खत्म हो गया था। सिंधु के बाद झेलम नदी, चिनाब नदी, ये जो तीन नदियां थी ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम देखते हैं रावी नदी। चलिए, नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी का अगर प्राचीन नाम देखा जाए तो इसका जो प्राचीन नाम है ये है परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी। इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के उत्तर से। ठीक है, जो रावी नदी है इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के उत्तर से, और इसका जो विसर्जन या जो मुहाना होता है यह होता है चिनाब नदी में। क्लियर है? देखिए, प्राचीन नाम इसका परुष्णी है। अगर उद्गम देखा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के उत्तर से इसका उद्गम होता है, और इस नदी का विसर्जन किस में होता है? जाकर के चिनाब नदी में विसर्जन होता है। क्लियर है? और इसमें एक विशेषता है कि ये भारत और पंजाब के बीच सीमा रेखा बनाती है। एक विशेषता है, भारत व पंजाब के बीच सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, ये हो गया आपका रावी नदी का। रावी नदी के बाद सीक्वेंस में नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताई थी व्यास नदी। व्यास नदी, अगर व्यास नदी का देखा जाएगा प्राचीन नाम, देखिए सिंधु अपवाद तंत्र की दक्षिण से जितनी जो सहायक नदी है, इंक्लूडिंग सिंधु नदी ना, सिंधु नदी का भी आपको क्या करना है? प्राचीन नाम याद रखना है। इसके अलावा बाकी जितनी जो इसकी सहायक नदियां हैं इसका भी आपको प्राचीन नाम याद रखना है। तो जो व्यास नदी है, व्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। बिपाशा, ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम हो गया। इसका जो उद्गम है ये आप लोग लिखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जो रावी नदी है ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, और व्यास नदी भी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। तो रावी नदी का क्या रहेगा? उद्गम हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, ये इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा। इसके उत्तर से रावी नदी निकलती है, और उसी दर्रे के नीचे से या दक्षिण से व्यास नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के दक्षिण से उद्गम होता है। ठीक है, व्यास नदी का। और इसका जो विसर्जन होता है, आप लोग बताइए, इसका विसर्जन मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ाई हूँ जब मैं फॉर्मेट बताई हूँ कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो विसर्जन होता है ये जाकर के सतलज नदी में मिलती है। क्लियर है ये यहाँ तक? तो ये हो गया आपका रावी नदी। नेक्स्ट हो गया व्यास नदी। इसके बाद लास्ट एक नदी बच गई है जिसका नाम है सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है इसको आगे आप देखते हैं। ये वाली चीजें आप नोट कर लीजिएगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आप लोगों को सतलज नदी के बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट नदी है सतलज नदी। सतलज नदी का भी आपको प्राचीन नाम याद रखना है। इसका प्राचीन नाम है सतुद्री। ठीक है, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री है। इसका उद्गम देखिएगा तिब्बत के पठार। इसका उद्गम मैं आप लोगों को ऑलरेडी जब मैं मैपिंग में बताई थी ना, यहाँ पे आप लोगों के पास इंडिया का जो मैप था इसमें मैं एक जगह तिब्बत का पठार बनाई हुई थी, उसमें दो झील बनाई थी, एक तो मानसरोवर झील और एक राकसताल झील। ये जो राकसताल झील है इसी को राक्षस ताल झील भी कहा जाता है। तो तिब्बत के पठार के राकसताल झील से
किसका उद्गम होता है? सतलज नदी का उद्गम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें लंबाई देखना है 1080 किलोमीटर, ठीक है। 1080 क्या है इसकी? सतलज नदी की लंबाई है, ठीक। इसके बाद इसमें आप लोगों को विशेषता याद रखना है। अच्छा, उद्गम के बाद मैं आप लोगों को सॉरी विसर्जन नहीं बताई ना, विसर्जन इसमें लिखिएगा चिनाब में इसका विसर्जन होता है। इसके बाद ही इसके आगे जैसे सतलज नदी चिनाब नदी में मिलती, फिर वो आगे पंचनद के नाम से बहती है और फाइनली वो पंचनद के नाम से ही जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर सिंधु नदी कहाँ है? पाकिस्तान में जाकर के उसके आगे अरब सागर में मिल जाती है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इसका प्राचीन नाम, ये हो गया इसका उद्गम। विसर्जन आप लोग लिखिएगा चिनाब में, इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर, ठीक। फिर इसमें एक विशेषता है, चाहे आप विशेषता लिखिए चाहे आप संगम लिखिए, क्योंकि इसकी जो सहायक नदी है ये कौन सी है? सतलज नदी में कौन सी नदी आकर के मिलती है? अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई हूं मैं, व्यास नदी आकर के मिलती है। तो इसका संगम जो है किसके साथ बनेगा? व्यास नदी के साथ बनेगा। व्यास नदी में एक विशेषता आप लोग ये नोट करिएगा, उसको हालांकि मैं मैपिंग में भी बताई थी कि सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम तो होता ही है इंडिया में, लेकिन उसका जो समागम है वो भी इंडिया में ही होता है। बाकी सिंधु की जो जितनी दक्षिण से सहायक नदी है, ये सारी नदियों का जो विसर्जन है ये भारत से बाहर होता है। भारत से बाहर वो किसी न किसी नदी में मिलती है, लेकिन जो व्यास नदी जो है ये एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु की दक्षिण से जो सहायक नदी, जिसका उद्गम भी भारत में ही है और विसर्जन भी भारत में ही है। कहाँ पे मिलती है? आपको मैं स्पॉट भी बताई थी, उसमें पंजाब में एक जगह है कपूरथला, बताई थी आप लोगों को, वहां पे मिलती है किससे? सतलज नदी से। तो संगम किसका किसका बनेगा? व्यास नदी प्लस सतलज नदी का, ठीक है। ये संगम कहाँ बनेगा? पंजाब में। पंजाब में और अगर अंदर जाया जाएगा तो कौन सा प्लेस? कपूरथला, ठीक है। अब इस प्लेस की विशेषता क्या है आपको उस टाइम पे भी बताई थी मैं मैपिंग में। ये जो संगम है या ये जो पंजाब का कपूरथला है, यहीं पे एक बैराज बनता है। जैसे ही दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो संगम पे एक बैराज बनता है, इसको क्या कहा जाता है? हैरिके बैराज, हैरिके बैराज, ठीक। इस हैरिके बैराज से क्या है? एक नहर निकलती है, आपको उस टाइम पे भी बताई थी, जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि विश्व की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो नहर है सबसे मुख्य तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नहर है। और किसमें स्थित है? ये हैरिके बैराज में स्थित है। ये बैराज किन किन नदियों का संगम है? तो व्यास नदी और सतलज नदी का संगम है यहाँ पे। क्लियर है? चीजें समझ आई? तो यहाँ पे आपका जो सिंधु नदी है, सिंधु उपमहा तंत्र और सिंधु की जो दक्षिण से सहायक नदी थी, ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं सिंधु की उत्तर से सहायक नदी। तो सिंधु की उत्तर से सहायक नदी में कोई खास विशेष नहीं है, उसमें आपको क्या करना है? सिर्फ नाम याद रखना है। आप लोगों को मैं उस टाइम पे भी बताई थी, एक बार फिर से बता रही हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। गुंजा, गिलगिट, श्योक, जास्कर और काबुल, ये जो नदियां हैं ये सिंधु की उत्तर से सहायक नदी है। यहाँ तक चीजें समझ आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिंधु की उत्तर से सहायक नदी गुंजा, गिलगिट, श्योक, जास्कर और काबुल, ये 5 सिंधु की उत्तर से सहायक नदी हैं। बाकी दक्षिण से सहायक नदी के बारे में हम लोगों ने पूरा उसका डील पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे चीजें आपकी खत्म होती है। देखिए हर एक नदी पे लगभग आपका परियोजना है ही, तो परियोजना को मैं इसी में अलग से मतलब मर्ज करके नहीं बता रही हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर मैं आपके लिए परियोजना इसी में मर्ज करके बताती हूँ तो चीजें बड़ी होती जाएगी और याद करने में आपको दिक्कत आएगा, है ना। तो परियोजना को प्रॉपर अलग से पढ़ना, मैं आपको पढ़ा दूंगी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंधु अपवाह तंत्र टोटल खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा, साथ में आप नोट करते हुए चला करिए और तुरंत हो सके ट्राई करिएगा याद करने का। तुरंत चीजें याद करेंगे ज्यादा सही रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र, ठीक।
इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मैपिंग बताऊंगी। मैपिंग हो जाने के बाद आप लोगों को मैं इसके बारे में पूरा प्रॉपर डील बताते जाऊंगी, ठीक। तो पहले आप इस अफवाह तंत्र का एक बार मैपिंग देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैपिंग बड़ा है इसका, लेकिन समझिएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, गंगा नदी जो है इसमें जितने संगम बनते हैं, आप सिर्फ एक ही संगम जानते हैं, वो प्रयागराज वाला, इलाहाबाद वाला संगम, जिसमें त्रिवेणी संगम बनता है, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी का, जिसमें से सरस्वती नदी तो दिखती भी नहीं है ना। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वो भूमिगत नदी है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, गंगा नदी अफवाह तंत्र में सबसे पहले यहाँ पे ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर को बोला जाता है सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। और ये जो ग्लेशियर है ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में एक प्लेस है जिसका नाम है अलकापुरी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उस प्लेस का नाम है अलकापुरी, ठीक है। अलकापुरी के पास एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर को बोला जाता है सतोपंथ। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का यहाँ पे उद्गम हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा अलकनंदा नदी में ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझते जाइएगा। ये जो नदी है ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? अलकापुरी की एक प्लेस है, यहीं पे ग्लेशियर स्थित है जिसको बोला जाता है सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। अब अलकनंदा नदी निकलती तो उसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो एक नदी है जिसका नाम है धौली गंगा। पहली नदी आकर के मिली इसमें धौली गंगा। इसके बाद दूसरी नदी मिलेगी नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, दो नदियां हो गई, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आकर के मिलेगी पिंडाल नदी। इसी पिंडाल नदी को पिंडार भी कहा जाता है, पिंडाल नदी या पिंडार नदी। तीन नदी हो गई, सबसे पहला धौली गंगा, दूसरा है नंदाकिनी, तीसरा पिंडाल या पिंडार नदी, ठीक है। फिर इसमें एक और नदी आकर के मिलेगी, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। और लास्ट इसमें एक और आकर के मिलेगी, लास्ट वाली नदी को रुक जाइए, लास्ट में बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक फिर से उद्गम बनाना पड़ेगा, ठीक है। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडाल और मंदाकिनी नदी, यहां तक समझ में आया। अब देखिएगा जो नदी जहां जहां पे मिली है वहां वहां पे संगम बनेगा। जैसे कि ये तो जो ब्लैक में बनाई हुई हो ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा नदी आकर के मिलती है तो एक प्रयाग बनता है जिसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। यहाँ पे एक प्रयाग बनता है, इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। फिर नेक्स्ट है, अब अलकनंदा नदी आगे तो बहती ही जाएगी। अलकनंदा नदी में जब नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है तो एक प्रयाग बनता है, इस प्रयाग को कहा जाता है नंद प्रयाग। दो प्रयाग हुआ। इसके बाद अलकनंदा नदी फिर से आगे की ओर आएगी, और जब अलकनंदा नदी में पिंडाल नदी आकर के मिलेगी तो इस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। तीन प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ठीक। फिर जब अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है तो एक प्रयाग बनता है जिसे कहा जाता है रुद्र प्रयाग, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, रुद्र प्रयाग। ये रेड मार्कर विजिबल है या नहीं? नहीं होगा तो मैं ब्लैक से ही करती हूँ, क्योंकि कई लोगों को दिक्कत जाता है, प्रॉपर अच्छे से नहीं दिख रहा है, डार्क सिर्फ ब्लैक वाला मिलेगा। ये है रुद्र प्रयाग, ये है विष्णु प्रयाग, ये है नंद प्रयाग
कर्णप्रयाग। एक आगे और प्रयाग बनेगा जिसे कहा जाएगा देवप्रयाग। इसमें एक नदी आकर के मिलेगी और ये जो नदी है ये कहलाएगी भागीरथी नदी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ नदी बना दिए रहती हूँ अभी, लेकिन वो जो नदी है उद्गम कहाँ से हो रहा है इसको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी मैं आप लोगों को। ये जो नदी है इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी। और जो प्रयाग है इस प्रयाग का नाम क्या रहेगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग। क्लियर है? ये प्रयाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, जो विष्णु प्रयाग है ये किन दो नदियों के संगम से बना हुआ प्रयाग है? तो अलकनंदा नदी, उसके साथ कौन सी नदी आएगी? धौली गंगा। नंद प्रयाग किन दो नदी का संगम है? अलकनंदा नदी प्लस नंदाकिनी नदी। नेक्स्ट है कर्णप्रयाग किन दो नदी का संगम है? तो अलकनंदा नदी प्लस पिंडार नदी। देवप्रयाग किन दो नदी का संगम है? भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी। उससे पहले क्या है आपका? रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। क्लियर है? एक चीज याद रखिएगा, इन सब में कॉमन क्या है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में ही बाकी नदियां आकर के मिल रही है और प्रयाग बना रही है। ठीक है, ये वाली जो नदी है इसका नाम है भागीरथी नदी। तो भागीरथी जो नदी है इसका अगर उद्गम देखा जाएगा, यहाँ पे उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उत्तराखंड के पास एक प्लेस है जिसका ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और इसमें डीप में जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर में, और भी अगर पूछा जाएगा तो गौमुख नामक स्थान। गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख नामक स्थान से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। ठीक है, अब ये जो भागीरथी नदी है यहाँ पे अलकनंदा नदी से मिलती है और देवप्रयाग जहाँ पे मिलती है वहां पे एक प्रयाग बनता है जिसे कहा जाता है देवप्रयाग। अब इसके पश्चात ये नदी जो है आगे जब बहेगी, ठीक है, तो इसका भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलके यहाँ पे देवप्रयाग बनाती। इसके पश्चात देवप्रयाग बनने के पश्चात ये जो नदी है इसका आगे नाम हो जाएगा गंगा नदी। क्लियर है ये? तो जो गंगा नदी है यहाँ तक तो इसका पहाड़ी वाला भाग हो गया। अगर पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम गंगा नदी मैदानी भाग में किस प्लेस में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में प्रवेश करती है मैदानी भाग में। ठीक है, यहाँ तक का तो पहाड़ी भाग था, इसके पश्चात ये मैदानी भाग शुरू हो जाएगा हरिद्वार से। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि जो मंदाकिनी नदी है यहाँ इसमें एक मंदिर स्थित है, इससे क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक मंदिर स्थित है, इस मंदिर का नाम है केदारनाथ मंदिर। ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर मंदाकिनी जो नदी है इसमें इसके तट पर जो मंदिर स्थित है इसको क्या बोला जाता है? केदारनाथ। ठीक है, और जो अलकनंदा नदी है इसमें एक तट पर स्थित है जिसे कहा जाता है बद्रीनाथ मंदिर। मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जहाँ पे भी आपसे बने, जहाँ पे स्पेस हो। ये मंदिर हो जाएगा बद्रीनाथ मंदिर। ये केदारनाथ और ये बद्रीनाथ, ये दो याद रखिएगा। बद्रीनाथ मंदिर और ये है आपका केदारनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी हो गई। अब इसके आगे गंगा नदी को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। हरिद्वार है, हरिद्वार से जब आगे जाएगी तो एक प्लेस मिलेगा, इस प्लेस का नाम है कन्नौज। ये जो कन्नौज है इसमें एक नदी आकर के मिलेगी, इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। क्लियर है? रामगंगा नदी जो है गंगा नदी से कन्नौज नामक प्लेस में मिलती है। इसके बाद इस नदी को और जब आगे लेकर के जाएंगे तो नेक्स्ट जो प्लेस मिलेगा ये रहेगा प्रयागराज। प्रयागराज।
यहाँ पे भी संगम बनेगा। तो किस किस नदी का संगम बनता है? गंगा नदी का तो रहता है, साथ में यमुना नदी और सरस्वती नदी। मतलब यमुना नदी आ रही तो यमुना नदी का उद्गम भी आपको बनाना पड़ेगा। तो यमुना नदी के लिए एक ग्लेशियर रहेगा उत्तराखंड में ही। इस ग्लेशियर को बोला जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। और अगर डीप पूछा जाएगा तो यमुनोत्री ग्लेशियर में एक और प्लेस है बंदरपूछ नामक स्थान, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। और ये नदी आगे बहते हुए गंगा नदी में किस स्पॉट में मिलेगी? प्रयागराज में मिलेगी। अब सरस्वती नदी को मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर मैं बना दी सरस्वती नदी तो लोगों के लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि वो नदी किसी को दिखती नहीं है, वो भूमिगत नदी है। तो अगर मैं यहाँ पे बना दूंगी तो ये अपवाद हो जाएगा, सारे लोग मेरे पे गुस्सा करेंगे कि आप कैसे बना दिए, सरस्वती नदी को दिखती नहीं है वो। तो यहाँ पे आप इमेजिन करिएगा कि ये सरस्वती नदी है, देखिए दिख रही है सबको, ये आकर के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल रही है। तो गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, तीनों नदियां मिल रही और तीनों नदियां आकर के मिलेगी और संगम बनाएगी। ये जो संगम है ये प्रयागराज पे बनेगा। प्रयागराज या इसी का प्राचीन नाम था इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पे तीनों का संगम त्रिवेणी संगम बन जाएगा। अब गंगा नदी आगे तो बहेगी ही, तो गंगा नदी आगे इसमें जब बहते जाएगी, ये प्रयागराज आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक प्लेस आएगा, ये है गाजीपुर, गाजीपुर। ठीक है, अब गाजीपुर में गंगा नदी से एक और नदी आकर के मिलेगी, इस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी गाजीपुर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ये जो गाजीपुर तक का जो प्लेस है, ये आपका देखा जाएगा तो ये उत्तराखंड का प्लेस, सॉरी यूपी का प्लेस है ये। ठीक है, कन्नौज हो गया, प्रयागराज हो गया और गाजीपुर हो गया, यहाँ तक यूपी में कंप्लीट होता है। अब इसके जब आगे जाएंगे, गाजीपुर से आगे हम जाएंगे तो एक और प्लेस मिलेगा, इस प्लेस का नाम है छपरा, छपरा या छपरी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक प्लेस है छपरा या छपरी, यहाँ पे आकर के मिलेगी एक और नदी, गंगा नदी की एक और सहायक नदी। एक तो रामगंगा हो गया, एक गोमती हो गया, इसके बाद नेक्स्ट है घाघरा नदी। यहाँ पे एक नदी आकर के मिलेगी, इस नदी का नाम है घाघरा नदी। लेकिन ये जो घाघरा नदी है ये दो नदियों से मिलकर के बनी होती है, एक नदी है काली नदी और एक नदी है कर्णाली नदी। काली और कर्णाली, इन दोनों के संगम से जो घाघरा नदी है ये बनती है। जब दोनों नदी, काली नदी और कर्णाली नदी जब एक जगह पे आकर के मिलती है और उसके आगे जब एक साथ बहती है, तब उस नदी का नाम हो जाता है घाघरा नदी। और ये जो काली नदी है, इधर जो प्लेस है ये अब पूरा नेपाल आ जाएगा ना। ये जो गोमती नदी है, ये घाघरा नदी, ये सारे का जो स्पॉट है, गोमती को छोड़ करके, सॉरी गोमती जो है यूपी की नदी रहेगी। घाघरा नदी से जितनी जो नदियां आएंगी गंगा में आकर के मिलेंगी जो ऊपर से, इन सब का प्लेस नेपाल रहेगा, ये नेपाल से आकर के मिलती जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये जो घाघरा नदी जो है, काली नदी और कर्णाली नदी दो नदियों से आकर के इनके संगम से बनी हुई है। काली नदी जो है भारत की नदी तो नहीं है, ये नेपाल की नदी है। तो जब काली नदी जो है भारत में जब प्रवेश करती है, तब इसका नाम हो जाता है शारदा नदी। काली नदी का ही नाम भारत में शारदा नदी हो जाता है। क्लियर है? तो काली कर्णाली दोनों मिलकर के घाघरा नदी बन जाएगी और ये आकर के मिलेगी छपरा या छपरी नामक प्लेस में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्लेस रहेगा पटना, ये है पटना। तो पटना में एक और नदी आकर के मिलेगी, ये साउथ से आकर के नीचे दक्षिण की ओर आकर के मिलेगी। इस नदी का नाम है सोन नदी, जो कि यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये है सोन नदी। देखिए उत्तर से सहायक नदी भी बता रही हूँ आपको, साथ में दक्षिण से भी सहायक नदी बता रही हूँ। अगर उत्तर से गंगा की सहायक नदी देखा जाएगा तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये अभी तक 3 नदी हुई हैं। लेकिन अगर दक्षिण से देखा जाएगा तो 2 नदियां बताई हूँ मैं आप लोगों को, एक तो यमुना नदी और एक कौन सी नदी है, सोन नदी। 2 नदी हो गया। फिर पटना से आगे जाएंगे, एक प्लेस है जिसका नाम है सोनपुर। यहाँ पे एक प्लेस मिलेगा, इस प्लेस का नाम है सोनपुर।
यहाँ पे फिर से गंगा से एक और नदी आकर के मिलेगी, गंगा नदी में। इस नदी का नाम है गंडक नदी। ये सब नेपाल की नदियां हैं, ये है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र ऐसी नदी जिसपे शालिग्राम पत्थर पाया जाता है, यह है गंडक नदी। इसमें इसी से ही क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र ऐसी नदी जिसपे शालिग्राम पत्थर पाया जाता है वो कौन सी नदी है, तो गंडक नदी है। और ये जो है गंगा की उत्तर से सहायक नदी है। गंडक नदी तक का हो गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जब आगे जाएंगे तो एक और प्लेस मिलेगा, इस प्लेस का नाम है कुर्सेला। सोनपुर से आगे जाएंगे तो कुर्सेला। तो सोनपुर और जो कुर्सेला है इसके बीच में गंगा से एक और नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है बागमती नदी। ठीक है, और जो कुर्सेला नामक प्लेस है यहाँ पे एक नदी आकर के मिलेगी, इस नदी का नाम है कोसी नदी, जो कि कुर्सेला, यहाँ पे भागलपुर करके भी एक प्लेस होता है कुर्सेला भागलपुर, यहाँ पे आकर के मिलेगी कोसी नदी। यहाँ तक समझ में आया? ये जो प्लेस है आपका छपरी हो गया, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, ये सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका बिहार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये गंगा के उत्तर से सहायक नदियां कंप्लीट हो गई, बस एक और नदी मिलेगी, इस नदी का नाम है, ये आपका पश्चिम बंगाल से आएगी, और एक प्लेस है, इस प्लेस में मिलेगी जिस प्लेस का नाम है मालदा। इस प्लेस में आकर के मिलेगी और इस नदी का नाम है महानंदा नदी, महानंदा नदी। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद जो गंगा नदी जो है, ये वाला जो प्लेस है ये आपका पश्चिम बंगाल आ गया। तो पश्चिम बंगाल में एक बैराज बनता है मालदा के पास, इस बैराज को बोला जाता है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। ठीक है, ये वाला प्लेस कहाँ आ गया, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया आ गया। अब इसके आगे जब गंगा नदी बहेगी पश्चिम बंगाल में, जब प्रवेश करेगी, ये पश्चिम बंगाल हो गया, तो यहाँ से ये नदी जो है दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो वापस से पश्चिम बंगाल की ओर आती है और एक जो है बांग्लादेश की ओर निकल जाती है। ये जो बांग्लादेश की ओर निकलेगी तो इसका नाम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाएगा। गंगा नदी जो है जब बांग्लादेश की ओर जाएगी तो इसका नाम पद्मा हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल की ओर फिर से अगर ये मुड़ जाती है तो इसका नाम हो जाता है हुगली नदी, हुगली नदी। और इस नदी में एक और नदी आकर के मिलती है, इसकी सहायक नदी, जिसको बोला जाता है दामोदर नदी, दामोदर नदी। ये आपका गंगा अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है। यहाँ पे जितना मैपिंग में मुझे बताना था मैं आपको बताई हूँ। एक है यमुना नदी, और यमुना की अगर सहायक नदी देखा जाएगा तो देखिए इसमें कभी सीक्वेंस नहीं पूछता किसका उद्गम कहाँ से है। एक तो चंबल इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो है मैं प्रॉपर आपको सीक्वेंस वाइज नहीं बता रही हूँ, बस नदी याद रखिएगा। यमुना नदी की सहायक नदी देखा जाएगा तो एक है सिंध नदी, नेक्स्ट है बेतवा नदी, नेक्स्ट है केन नदी, नेक्स्ट है बनास नदी, और लास्ट है चंबल नदी। ठीक है, जिसमें से बनास और चंबल ये दो नदियां ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तीन को आपको सिर्फ सीक्वेंस में नाम में बस याद रखना है कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सिंध, बेतवा, केन, बनास, चंबल, ये यमुना की सहायक नदी है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए एक बार आप लोगों को मैं रिवाइज करा देती हूँ। जो सबसे पहले जो ये नदी निकली है, ये अलकनंदा नदी निकाले हैं हम। कहाँ से निकाले हैं? अलकापुरी करके एक प्लेस है उत्तराखंड में, यहाँ पे ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी में जब धौलीगंगा नदी आकर के मिलती है तो एक प्रयाग बनता है, जिस प्रयाग को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। फिर जब वो नदी आगे की ओर जाती है तो उसमें एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, और एक प्रयाग बनता है जिसे कहा जाता है नंद प्रयाग। ठीक, फिर आगे की ओर आएंगे तो इस नदी में, अलकनंदा नदी में एक और नदी आकर के मिलती है, इस नदी को बोला जाता है पिंदार या पिंडार नदी, और यहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसे कहा जाता है कर्ण प्रयाग। फिर इसमें एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और जो प्रयाग बनता है इसे कहा जाता है रुद्र प्रयाग।
ठीक है। और लास्ट इसमें एक प्रयाग बनता है देवप्रयाग। ये जो है गंगा नदी से पहले तक के नाम का प्रयाग बता रही हूँ मैं। आगे गंगा नदी का जो प्रयाग रहेगा वो तो प्रयागराज में ही बनेगा, है ना। लेकिन गंगा नदी का नाम गंगा नदी होने से पहले तक का जो प्रयाग है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक और नदी आकर के मिलेगी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। और ये जो नदी है जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो एक प्रयाग बनता है, जिस प्रयाग को कहा जाता है देवप्रयाग। ठीक है यहाँ तक। और दो चीज बताई हूँ इसके तट पर, इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि केदारनाथ जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ तक समझ में आया। फिर जो है गंगा नदी जो है सर्वप्रथम अगर मैदानी एरिया में किस भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद नेक्स्ट स्पॉट है कन्नौज। आगे और भी स्पॉट है, ऐसा नहीं है कि जितने जगह मैं बीच में जो ब्लैंक आप लोगों को नहीं बताई हूँ ना, और भी स्पॉट है, पर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको करने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो यही तक का करिएगा जहाँ पे मेन जो जो नदियाँ आकर के मिलती है। तो नेक्स्ट कन्नौज, कन्नौज में रामगंगा नदी आकर के मिलती है। जितनी नदियां मैं आप लोगों को जो उत्तर में बताई हूँ ना, ये गंगा की उत्तर से सहायक नदी है। और जितनी नदियां मैं आपको दक्षिण में बताई हूँ ये गंगा की दक्षिण से सहायक नदी है। सोन नदी के अलावा एक और नदी है टोंस नदी, ये भी गंगा की दक्षिण से सहायक नदी कहलाएगी। तो देखिए इसके बाद कन्नौज में जो है रामगंगा, जो कि आपका ये उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है, ये नदी कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिलती है। फिर आगे जाएंगे प्रयागराज में यमुना नदी और सरस्वती नदी गंगा नदी से आकर के मिलते हैं। ये यूपी का प्लेस है और यहाँ पे एक प्रयाग बनता है। ठीक है। फिर आगे जाएंगे गाजीपुर, इसमें जो गंगा नदी इसके उत्तर से एक और सहायक नदी है गोमती नदी, इसका यहाँ पे विसर्जन होता है गंगा नदी में। फिर नेक्स्ट रहेगा छपरी नामक स्थान पे घाघरा नदी जो है, जो कि यहाँ से घाघरा नदी के बाद का जो प्लेस है ये जो कोसी तक, यहाँ पे रहेगा पूरा नेपाल वाला भाग। ये सारी जो नदियां हैं ये नेपाल की नदियां रहती हैं, नेपाल। ठीक है। नेपाल में देखा जाएगा तो जो घाघरा नदी है इसमें दो नदियां रहती है, एक तो काली और एक कर्णाली। तो काली नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है शारदा नदी, और कर्णाली और काली आपस में मिलकर आगे की ओर बहती है और ये घाघरा के नाम से बहती है। फिर नेक्स्ट इसमें गंडक नदी, जो कि नेपाल से ही इसका उद्गम होता है, और गंडक नदी जो है ये सोनपुर नामक स्थान में आकर के इसमें मिल जाती है। और पटना में जो है सोन नदी आकर के मिलती है, जिसका अगर उद्गम देखा जाएगा तो अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम होता है, जो कि दक्षिण से गंगा की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट इसमें रहेगा सोनपुर से आगे एक कुछ प्लेस है जिसमें बागमती नदी आकर के मिलती है। फिर आगे एक और प्लेस है कुर्सेला या भागलपुर, यहाँ पे कोसी नदी आकर के मिलती है। फिर पश्चिम बंगाल से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है महानंदा नदी, जो कि आकर के मालदा नामक स्पॉट पे गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद गंगा नदी दो भाग में बंटती है पश्चिम बंगाल में, एक तो वापस पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ती है और एक बांग्लादेश की ओर निकल जाती है। तो जब बांग्लादेश में वो जैसे ही भारत से बाहर बांग्लादेश में कदम रखती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, और जब ये पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ती है वापस से रिवर्स होती है तो इसका नाम हो जाता है हुगली नदी, और इसी में एक नदी आकर के मिलती है जिस नदी का नाम है दामोदर नदी। ठीक है। इसके बाद यमुना की अगर सहायक नदियां देखा जाएगा तो सिंध, बेतवा, केन, बनास और चंबल, जिसमें से दो नदियां इंपॉर्टेंट है बनास नदी और चंबल, और इसमें भी देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंबल नदी। ठीक है। यहाँ तक ये मैप आप लोग रेडी रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो गंगा नदी इसके बारे में प्रॉपर डील करके बताऊंगी। ठीक है। जैसे कि इसमें उत्तर से सहायक नदी में रामगंगा में आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसका नाम याद रखना है। गोमती में ये पढ़ना है कि इसके तट पर लखनऊ शहर स्थित है। जैसे गंडक नदी है एकमात्र ऐसी नदी जिसपे सालिग्राम पत्थर पाया जाता है। ठीक है। जैसे आपका ये हो गया बागमती नदी, इसमें नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है। कोसी नदी सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन करती है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कराऊंगी। ठीक है। यहाँ तक की चीजें आपको आई होप समझ में आई होगी, और ये जो है आप अच्छे से इसको क्लियरली मैप बनाइएगा, क्योंकि ये जो संगम है ना, ये जो प्रयाग है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।